खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी की वजह से हालात मजीद खराब हो गए हैं। रियासत में शदीद बर्फबारी की वजह से 4 कौमी शाहराहों समेत 700 से ज्यादा सड़कों को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से ट्रैकिंग पर गए 4 दोस्तों में से 2 की मौत हो गई है। बीती शब 2 जख्मियों को धर्मशाला के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। एएसपी कांगड़ा पुनीत राघव ने बताया कि 2 लड़कों की लाशें मिली हैं, वहीं 2 को काफी ऊंचाई से खाई में गिरने से शदीद चोट आई है। ताहम दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है। लाहौल घाटी में पिछले रात से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो है यहाँ का तापमान काफ़ी नीचे चला गया और बर्फबारी भी करीब 3 इंच से लेकर 3 फुट तक बर्फबारी जो है पूरे लाहौल घाटी में हो चुकी है। अभी भी बर्फ़ गिरने का सिलसिला जारी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सड़क और मार्ग में भी काफ़ी बर्फ़ गिर चुकी है और वाहनों की आवाजाही भी इस समय ठप है। और जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जो केलोंग से मनाली की तरफ जाती है, वो भी सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। और फिलहाल जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और जिस प्रकार से जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी कर रखी है, उसी के अनुसार जो यहाँ पर लाहौल घाटी में बर्फबारी हो रही है और संभावना जताई जा रही है कि कल भी बर्फबारी जो है हो सकती है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। वहीं राजधानी दिल्ली में भी शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में गैर मामूली सर्दी की वजह से कम 106 अफराद की मौत की खबर है। शदीद ठंड की वजह से ट्रेनें ताखीर से चलने के अलावा दीगर ज़राए आमदरफ्त भी मुतासिर हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए गैर सरकारी तंजीमों के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मौसम के पेश नज़र बेसहारा अफराद के लिए सर्दी से हिफाजत के लिए इकदाम करने की अपील की है। दूसरी तरफ दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने सर्दी की वजह से 106 अफराद की मौत की तरदीद की है। बोर्ड के हुक्काम ने बताया है कि 106 अफराद की मौत सर्दी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि मौसम सरमा के बायस दीगर तिब्बी मसाइल की वजह से ये अमवात हुई हैं। भाई ठंड तो काफ़ी है, देखो सुबह से चले हुए हैं घर के, अभी थोड़ा जो फॉग है वो नीचे आया है। ठंड काफ़ी है लगभग सुबह से यहाँ पे, तो बस पड़ रही है। जनवरी का महीना है, 26 जनवरी कल परसों है, इसी के आसपास ठंड पड़ती है। 3-4 दिन से बारिश भी पड़ रही है, तो उसके मुकाबले भी ठंड और बढ़ रही है बारिश के हिसाब से। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, रात भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा है, परसों भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ा है बारिश की वजह से। बारिश हो गया तो ठंड ज़्यादा हो गया और अभी रात भी ठंड है। अब कुछ माहौल अभी कुछ कम हो रहा है। वहीं दिल्ली में मौसम सरमा के पेश नज़र बेसहारा अफराद के लिए एनजीओज की जानिब से नाइट शेल्टर का इंतजाम किया गया है। दिल्ली के गणेश नगर में बेसहारा अफराद के लिए एक नाइट शेल्टर कायम किया गया है, जहां खाने पीने की जरूरियात की तकमील के साथ साथ तिब्बी इमदाद भी फराहम की जाती है। इसके अलावा ज़ईफ अफराद के लिए दीगर सहूलतें भी मुहैया की गई हैं। अच्छा सर, ये है डी-सूब के अंतर्गत आता है। इसे प्रयास संस्था एनजीओ है वो चला रही है। तो हम लोग जैसे ये सोने वाले होमलेस है, ये आते हैं तो इनको मॉर्निंग में हम सुबह चाय और रस देते हैं। दोपहर में जब इनका लंच आता है 11, साढ़े 11, 12, 1 बजे, तो उसके बाद इनका लंच होता है। फिर 2 टाइम का खाना है, दोपहर और शाम का। उसके बाद ये कई जैसे फुल रहता है, फुल अगर कोई आ जाता है फिर उसको हम फिर दरी और व्यवस्था करा के नीचे सुला देते हैं। और इनको जैसे अब हर 10 दिन 12 दिन में इनकी चद्दरें चेंज करा दी जाती हैं। और किसी को अगर जैसे ज़्यादा कंबल चाहिए, 2-4 चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। अगर इनकेस किसी को चोट लग गया या छोटा मोटा चोट लग गया तो फिर हमारे पास तो फर्स्ट एड है। और अगर किसी को ज़्यादा चोट लग गया या कोई ऐसा हमारे पास आ जाता है तो फिर हम 102 कॉल करके और उसको हॉस्पिटल नियर बाय भेज देते हैं किसी के साथ। बाकी यही सुविधा है। और इनको बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और ज़्यादा इनकेस अगर कुछ होता है तो फिर हम अपने सीनियर को बुलाकर बाकी उसको सॉल्व करते हैं। अपाहिज लोग जैसे आते हैं तो हमारे पास व्हीलचेयर है 2-4, तो व्हीलचेयर प्रोवाइड करा देते हैं और बाकी इनकी सेवा करते हैं। अगर इनको ज़्यादा वो होती है तो फिर हॉस्पिटल भेजते हैं हम लोग।
वहीं उत्तर प्रदेश में शदीद सर्दी का असर रेलवे खिदमात पर भी देखा जा रहा है। सर्दी और धुंध की वजह से ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऑफिस जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले लोग भी ट्रेन के लेट चलने की वजह से ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं। भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और काफ़ी जो ट्रेनों को शेड्यूल है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। इस वजह से हम लोग को जो ऑफिस पहुंचने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो हम जितने भी एमएसटी होल्डर्स हैं हम सब सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइमली ट्रेन का शेड्यूल किया जाए, इसके लिए प्रयास किए जाएँ ताकि हम लोग समय से अपने काम पे और ड्यूटी पे पहुँच पाएँ। हमारी ट्रेन है आधा घंटा लेट है और ज़्यादातर गाड़ियाँ लेट आ रही हैं सर्दियों में और ज़्यादातर गाड़ियाँ रद्द कर दी जाती हैं सर्दी जो है। मुंबई में आज से सभी जमात के लिए स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत करने के लिए तलबा ने खुशी खुशी स्कूलों का रुख किया। स्कूलों को दोबारा खोले जाने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया है। इसके अलावा औलियाए तलबा ने भी स्कूलों के आगाज को लेकर इत्मीनान का इजहार किया है। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर आदित्य ठाकरे ने बताया कि औलियाए तलबा अगर अपने बच्चों को महफूज समझ रहे हैं तो ही स्कूल को रवाना करें, बसूरत दीगर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीमी सरगर्मियों को जारी रखा जाएगा। मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए, जिधर जाएगा उधर कैरी करना चाहिए मास्क और एक्स्ट्रा मास्क लेना चाहिए बैग में और सैनिटाइजर लगाना चाहिए। ओके, थैंक यू। आपका नाम भावना। बोलिए। आप कितने में पढ़ रही हैं? 7। अभी इतने दिन के बाद आपको रूल चालू हो गया ऊपर, हाँ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। वेयर मास्क, बार बार हैंड सैनिटाइजर करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास की वजह से हमें काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती है। मतलब हमें प्रॉपर तरीके से समझता नहीं क्या समझाए, कॉन्सेप्ट का अच्छा समझाने की कोशिश करके मुझे भी समझता भी है यहाँ पे ऑफलाइन में क्या हो रहा है क्या नहीं। कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। हाँ, उसमें बढ़ेंगे ही। अब अभी किस तरह प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो हम लोग को बढ़ेंगे ही। हमें भी मेच्योर रखना चाहिए, मतलब रखना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग इसका समय भी होगा। अच्छा लग रहा है बहुत, बट डर भी लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम से कैसे होंगे। कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बोर्ड एग्जाम के बारे में, बट करना तो पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं जम रहा था, कुछ समझ रहा तो भी नहीं था। स्कूल आके समझ रहा है, कुछ तो समझ रहा है। मतलब ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ समझ रहा नहीं, तो ऑफलाइन होगा तो अच्छा है हम लोग के लिए भी। तो पास तो होना है, डर तो बहुत लग रहा है बोर्ड हो रहा है करके। अभी ऑनलाइन है तो समझना नहीं, तो ऑफलाइन है तो समझ। मेरा बेटा 6 क्लास में पढ़ती है। ऑनलाइन स्कूल और ऑफलाइन में बहुत फर्क है क्योंकि जो बच्चा लोग सब एक जैसा नहीं पढ़ता है। माँ बाप भी सब लोग पढ़ा लिखेला नहीं है। जिन लोगों को नहीं मालूम बच्चा लोग फोन में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी नहीं मालूम पड़ता है। बच्चा लोग को ऑनलाइन क्लास का नाम करके चैट करते रहता है, पिक्चर देखते रहता है। और ऑफलाइन होएगा तो स्कूल में बराबर पढ़ाई करता है, आता है जाता है, माँ बाप भी पूछता है क्या पढ़ता है। तो अच्छा है, बच्चों का पढ़ाई अच्छा होता है। घर में बैठ के पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन तो पढ़ाई नहीं मालूम पड़ते। अच्छा किया वो लोग ने स्कूल चालू किया, सबकी यही ख्वाहिश थी। स्कूल अच्छा होएगा तो बच्चे लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं ना। हम लोग भी ऐसे सोच रहे घर में पढ़ाई होने से अच्छे स्कूल में आ जाए, सब रनिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, आज से वापस से स्कूल रीओपनिंग हुआ है, इसके लिए हम लोग को बहुत ही खुशी है। लेकिन बच्चों का हेल्थ का अभी ख्याल रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज ये हम लोग सब बच्चों के पास से करके लेने वाले हैं। और जिस पेरेंट की परमिशन है वही बच्चों को हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं तो कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चालू है। जो स्कूल ऑफलाइन आते हैं उनको ऑफलाइन सिखाया जाता है, बच्चों को जिगजैग से बिठाया जाता है, नहीं तो 1 by 1 बिठाया जाता है। और जो स्कूल में नहीं आना चाहते अभी भी तो उनका ऑनलाइन भी सेशन चालू रहता है। बच्चों की पढ़ाई कहाँ भी रुकी नहीं है। लेकिन अगर आमने सामने सिखाते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो उनकी हेल्थ की हम लोग परवाह करके हम लोग उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सीख भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हेल्थ। तो हेल्थ देख के हम लोग उनको सिखा रहे हैं। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। महकमा सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक 3,06,064 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 439 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 2,43,495 अफराद सेहतयाब हुए हैं।
वहीं मुल्क भर में 22,49,335 एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना के फैलते दायरे के पेश नजर मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर व दीगर एहतियाती इकदामात इख्तियार करने की लगातार अपील की जा रही है। इसके अलावा कोरोना वबा से हिफाजत के लिए मुल्क भर में ताहाल 162 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के मामलों में फिर इजाफा देखा जा रहा है। कई रियासतों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कर्नाटक में 50,210 नए मामले सामने आए हैं, जबकि केरल में पिछले 24 घंटों में 45,449 नए मामलों की तस्दीक हुई है। सिर्फ केरल में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं रियासत महाराष्ट्र में 40,805 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जहां एक दिन में 30,580 नए मामलों की तस्दीक हुई है। जबकि दारुल हुकूमत दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,197 नए मामलों की तस्दीक हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह नंबर 44 के ताल्लुक से ये बड़ी खबर आ रही है। रामबन बानिहाल सेक्टर में कौमी शाहराह बंद है। जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने की वजह से कौमी शाहराह को बंद किया गया है। बहाली का काम किया जा रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 नंबर के ताल्लुक से आपको बता दें, जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने की वजह से कौमी शाहराह को बंद किया गया है। कौमी शाहराह पर बहाली का काम किया जा रहा है। तो रामबन बानिहाल सेक्टर में कौमी शाहराह को बंद किया गया है। जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने की वजह से इस शाहराह को बंद किया गया है। श्रीनगर कौमी शाहराह 44 को जमीन खिसकने और चट्टान गिरने की वजह से बंद किया गया है। रामबन बानिहाल सेक्टर में कौमी शाहराह 44 को बंद किया गया है। जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने का वाकया वहां पर पेश आया है। हालांकि बहाली का काम इंतजामिया की तरफ से किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं चट्टान खिसकने की वजह से शाहराह पर आमोदरफ्त बंद हो गई है। इंतजामिया की तरफ से बहाली का काम किया जा रहा है। जमीन खिसकने और चट्टान गिरने की वजह से सड़क बंद हो गई है। कौमी शाहराह 44 पर यह हादसा पेश आया है, जहां पर जमीन खिसकी और चट्टान गिर गई। कर्नाटक के गदक जिले में एक मुस्लिम नौजवान के कत्ल के वाकये पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने गदक जिले के नरगेंद शहर में मकतूल समीर शाहपुर के वालिदैन से मुलाकात की। कांग्रेस लीडर एच.के. पाटिल, सलीम अहमद और अब्दुल जब्बार इस वफ्द में शामिल थे। हाल ही में 19 साला नौजवान समीर शाहपुर का बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया था। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के चंद कारकुनों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के लीडरों के मुतालबा है कि इस पूरे मामले की फौरी तौर पर अदालती जांच की जाए। समीर शाहपुर के अहले खाना को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। समाज में नफरत और जुल्म ढाने वाली बजरंग दल जैसी तंजीमों पर पाबंदी आयद की जाए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सियासी सहूलत के मुताबिक हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने इक्तदार के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन बीजेपी सिर्फ इक्तदार के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल बर्बाद कर दिए। वहीं महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने भी मजहब के नाम पर नफरत फैलाने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि 25 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें सड़न तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया। ये सच्चाई है। देश में बीजेपी जिन दलों के साथ जाती है, धीरे धीरे वो सारे दल को हड़प कर
उन्हें खत्म कर देती है। हमें लगता है इसी के कारण कई दिनों से वे अलग कुछ किया जाए इस सोच में थे और 2019 के नतीजे के बाद उन्होंने फैसला ले लिया। हमें लगता है अब शिवसेना का विस्तार होगा। हमें लगता है सिलेक्टिव है। सावरकर की विचारधारा सिलेक्टिव नहीं हो सकती। हिंदुत्व सिलेक्टिव है, ये बात सच है। हमें लगता है कि धर्म पे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा हो, हमें लगता है यही घातक है। शिवसेना यही कहना चाहती है कि अपने धर्म पर गर्व करो, अपने धर्म पे आधारित चीजों को आगे बढ़ाओ, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, ये गलत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड जीतने वालों के साथ बातचीत करेंगे। 35 बच्चों को वज़ीर-ए-आज़म नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार के मुख्तलिफ जुमरों के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए मुल्क भर से 32 दरख्वास्त दहंदगान का इंतखाब किया गया है। इस साल 35 बच्चों को आर्ट, कल्चर, इख्तिरा, तालीम, समाजी खिदमात के शोबे में बेहतर काम करने पर मुंतखब किया गया है। यूपी में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर बीजेपी की आज दिल्ली में मीटिंग होगी। मीटिंग में 5वें और 6ठे मरहले के लिए उम्मीदवारों के नाम पर गौर खौस होगा। 5वें और 6ठे मरहले के लिए उम्मीदवारों के नाम पर आज मोहर लग सकती है। अभी 208 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाना है। मीटिंग में बीजेपी सदर जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ साथ रियासत के सदर स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष शामिल होंगे। कल भी बीजेपी की रात 8 बजे तक मीटिंग चली थी। जितेंद्र वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और उन्हें एसपी का जिला सदर भी बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि आगरा की फतेहाबाद सीट से बीजेपी एमएलए जितेंद्र वर्मा 2022 से असेंबली इंतखाबात में टिकट न मिलने से नाराज थे। ताहम उन्होंने अपने खत में पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई है। बीजेपी ने जितेंद्र वर्मा का टिकट काटकर छोटे लाल वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। जितेंद्र वर्मा की ये बगावत बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और एसपी उम्मीदवार को फायदा पहुंचा सकती है। अब फतेहाबाद सीट पर असल मुकाबला बीजेपी और एसपी के दरमियान होगा। अखिलेश यादव अपने कुनबे को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। परिक्रमा होती है, जो गणेश परिक्रमा होती है, नेताओं की जो बड़ी परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा नहीं कर पाया, इसलिए मेरी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी थी। लेकिन सर्वे हुआ, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, सर्वे करा लिया जाए। कल भी था, परसों भी हुआ था, इतने सर्वे हुए, सारे सर्वे में पास था, लेकिन मेरी टिकट क्यों काट दी मैं ही नहीं खुद समझ पाया। लास्ट तक मुझसे कहते रहे आपकी टिकट होगी, हो रही है और चल रही है, लेकिन मुझे गुमराह करते रहे, मेरी टिकट नहीं हुई। ये यथार्थ सत्यता है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम युवाओं को बढ़ाएंगे और मेरी काट के, मैं 44 साल का, मेरी काट के एक 75 साल के व्यक्ति को दे दी और नियम बनाते हैं कि 70+ को टिकट नहीं देंगे। जिन पे पैरनिट से चला नहीं जा रहा उनको भी टिकट दे दी। कोरोना से निकल नहीं पा रहे, घर से बाहर नहीं चल पा रहे, टिकट दे दी। समाजवादी पार्टी एक तरफा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और पुनः हम लोग मिलकर सभी गरीब लोगों की सेवा करने का काम करें। भीम-आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद रावण गोरखपुर शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इंतखाबी मैदान में हैं। चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि वो इस सीट से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कमजोर वज़ीर आला बताया। गोरखपुर से वो हारे नहीं है। देखिए, ये जनता है। हमने तो प्रधानमंत्री भी हारते देखे, मुख्यमंत्री भी हारते देखे, और उन्होंने तो जो पिछले 5 साल में जो उत्तर प्रदेश को दिया है, उसका दर्द तो उत्तर प्रदेश शायद 20 साल भी नहीं भूल पाएगा। आज अगर नौजवान बेबस है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसके जो सपने कुचले जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब वो पेपर के लिए जाता है तो पता लगता है पेपर लीक हो गया है, और फिर जब वो पेपर देता है तो उसको पता लगा भर्ती में घोटाला हो गया है,
और वो जाता तो आज बच्चे रो रहे थे, मैंने खुद देखा। कारण क्या था कि वो गए और एक कागज की वजह से उनको पेपर में नहीं बैठने दिया। तो जो नौजवानों ने रोजगार के मामले में यहाँ झेला, जो कोरोना काल में जो त्रासदी आई, उस समय लोग ऑक्सीजन कमी से मर जाते हैं, लाशें जो हैं यहाँ बहती हैं गंगा में, और माँ बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार है वो रात को छोटे दिन में नहीं निकल सकती। गृह मंत्री जी कहते हैं कि सोना पहन के निकल जाए, यहाँ तो बहन बेटियां दिन के उजाले में नहीं चल सकती। तो ये जो अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसका हिसाब जनता जरूर लेगी। चुनाव बिल्कुल साफ है, मैं समझता हूँ कि वो मुझसे बहुत पीछे है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। श्री राम स्कूल मौलसरी आज अपने उसूलों की वजह से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का हब बन चुका है। स्कूल की इमारत और सोलर पावर्ड क्लासरूम से लेकर इफेक्टिव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्कूल को प्लास्टिक से फ्री रखने के कवायद के साथ स्कूल में ग्रीन वॉरियर्स को मुतासिर कर रहा है। आप देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हमको बचानी है ये जिंदगानी। My brother Navinay, since a young age, though Shri Ram School has inculcated a sense of responsibility to the environment, we didn't know what to do to help the environment. Ghazipur landfill, which is the world's largest landfill, collapsed, killed 2 people and also caught on fire, releasing tons and tons of toxic gas. And for the next 2-3 days, there was smog everywhere. So that's when the connection was created for Navinay that waste and air pollution are very interconnected. Then we did some more research on this connection. We found out almost 30% of Delhi's air pollution is caused indirectly or directly by waste. And that's when we, researched a little more and found out that the best solution is segregation. So then, within 2 months, we had 50 people reach out and join us. Then in the next month or two, we had 100 people. And now we've grown to over 1,500 homes in both Delhi and Gurgaon. After we teach them the importance of waste, we say, hey, you know that waste is contributing to a lot of pollution, both water and air, so why don't you sign up with us? Then we offer a home-to-home pickup, where we go home to home, pick up their waste, take it into our warehouse where we micro-segregate the waste, which basically means if we get paper, we're micro-segregating it into A5 paper, A4 paper, shredded paper, newspaper, and then we aggregate it, which means, keeping large quantities of that waste. And after we have those large quantities, we send them to certified recyclers. And we started planting these dense groves, native groves in the heart of the cities, so we can maximize biodiversity and decrease air pollution to the maximum. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है